हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल सी बात, आज संडे है तो जो मंडे से लेकर सैटरडे तक करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आज संडे संडे के दिन क्या करते हैं हम लोग? रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और स्टार्ट करने से पहले, आज है 16 जून 2024। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो हमारे तरफ से जो जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगा के करिएगा, अच्छे से करिएगा, सफलता आपका इंतजार कर रहा है। ओके, तो आप सफल जरूर होंगे अगर आपने मेहनत अच्छे से किया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिवीजन क्लास। 16 जून 2024 करंट अफेयर। ये क्या है? रिवीजन क्लास है, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन क्लास। और जो संडे का करंट अफेयर्स होता है हम लोग क्या करते हैं? मंडे के साथ करते हैं। तो संडे को, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े रहते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको संडे को रिवाइज करते हैं, और संडे को जो संडे का करंट अफेयर्स होता है उसको मंडे के साथ करते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अभी वो ओथ नहीं लिए हैं, शपथ नहीं लिए हैं। शपथ जो 30 जून को लेंगे, समझ में आया? और 30 आर्मी चीफ है, 30 आर्मी चीफ है, उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी क्या है, जिनको अपॉइंट किया गया अभी किस पोस्ट पे है? लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और 30 जून को क्या हो जाएंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो 30 और किस नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। अभी क्या है? लेफ्टिनेंट है। ओके, 30 जून को क्या हो जाएंगे? जनरल हो जाएंगे। और प्रेजेंटली में कौन है? मनोज पांडे हैं, जो कि 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो चीफ है उनका नाम क्या है। अब इंडियन नेवी के जो चीफ है वो 26 चीफ है, ध्यान दीजिएगा, 26 चीफ ऑफ इंडियन नेवी, चीफ ऑफ इंडियन नेवी। उनका नाम क्या है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अब वो इंडियन नेवी के चीफ हैं, तो नेवी के चीफ है इसलिए उनके आगे क्या लिखा लगेगा? एडमिरल। और जो आर्मी के चीफ है उनके आगे क्या लगेगा? जनरल। ध्यान दीजिएगा इसको, दिनेश त्रिपाठी। और 27 चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। कौन है? एयर मार्शल। अब उनके आगे क्या लगेगा? मार्शल, चीफ एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और ये सभी लोग जो है 4 स्टार होते हैं। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान। अब इस पोस्ट को रिसेंटली बनाया गया 2019 में,
क्यों बनाया गया आप सोचिए, कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं उनके बीच में। अगर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी युद्ध होता है तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कम्युनिकेशन में। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो तीनों सेनाओं के चीफ के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, और वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। आप लोगों को याद होगा उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में, एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था तमिलनाडु में। अब सेकंड कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्मी के 30th हैं, इंडियन नेवी के 26 हैं और इंडियन एयरफोर्स के 27 हैं। अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। उस मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम क्या है और उसका काम क्या है, ये देखते हैं। सेकेंड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी recently launched the monitoring system अब उसका नाम क्या है? विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक, विद्युत रक्षक नाम इसका। अभी करता क्या है? यह सिंपल सी बात है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके ट्रैकिंग, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करता है। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या करता है? जो ट्रैकिंग होता है उसको ट्रैक करता है और उसको प्रोटेक्शन देता है और कंट्रोल सिस्टम करता है। किसका? जो जनरेटर्स होते हैं, मतलब इंडियन आर्मी जनरेटर्स यूज करती है। तो मान लो कोई ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के दौरान क्या हो सकता है? अगर इंडियन आर्मी कोई इंजन यूज कर रहा है, अगर इंजन खराब हो जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ऑपरेशन के बीच में। तो यह क्या करेगा? जो विद्युत रक्षक है क्या करेगा? प्रॉब्लम आने से पहले उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब प्रॉब्लम आने से पहले डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको मैनुअली कम समय में हैंडल किया जा सकता है, जिससे कि जो ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध हो या कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इंडियन आर्मी आजकल, इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, अधिक से अधिक लोग वो डिपेंड होना चाहते हैं किस पर? मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। क्यों? क्योंकि जो इस वर्ल्ड में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का जो डायमेंशन है टोटली डिफरेंट हो गया है। केवल आप मतलब मैन पावर पे युद्ध नहीं जीत सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है समय समय पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी ऑपरेशन हो, उसको सहजता से आराम से किया जा सके। समझ में आ गया? पक्का 100%? तो विद्युत रक्षक करेगा क्या? इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनेबल्स ट्रैकिंग, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल यूनिट। एक तरीके से क्या है? जनरेटर है। समझ में आ गया? नाम ही है क्या? विद्युत रक्षक। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सुरक्षा से रिलेटेड, हमारे आर्मी से रिलेटेड है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए पढ़ चुके होंगे। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है और इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोरम
एंड एल यूनिवर्सिटी, एल यूनिवर्सिटी। एल यूनिवर्सिटी में एक इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है, वह एक्चुअली रिलीज करता है इसको, किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। अब पूछा जा सकता है कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की जो रैंक है 176 रैंक है आउट ऑफ 180। कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, मतलब कितने कंट्री के लिए इन्होंने इंडेक्स निकाला है? 180 कंट्री के लिए उन्होंने इंडेक्स निकाला है, और हमारा इंडिया का कितना है? 176। और लास्ट में कौन है? सूडान है, ध्यान दीजिएगा। 180th रैंक किसका है? सूडान का। सूडान क्या है? अफ्रीकन कंट्री है जहां पर अभी गृह युद्ध चल रहा है। समझ में आ गया? अब पूछा जा सकता है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? एस्टोनिया। पहला कौन है? एस्टोनिया। लक्जमबर्ग, दूसरा कौन है? लक्जमबर्ग। और तीसरा कौन है? जर्मनी। अब एस्टोनिया, लक्जमबर्ग, जर्मनी का पॉपुलेशन देखोगे ना आप लोग, तो मतलब उतना पॉपुलेशन है जितना हमारे यहाँ एक दिन में मेट्रो में लोग चलते हैं। आप समझ सकते हो, हमारा 1 करोड़ की पॉपुलेशन इन लोगों का नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? ओके, तो ये है। और ये बायनियल रिलीज होता है हर दूसरे साल पे, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? हमारा जो रैंक है 176 है, इसका मतलब क्या है? हम जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, हमारा जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इन्वायरमेंट को लेकर, उसमें सही क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करें। क्या जरूरी है? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे वो, ओके, सक कर ले। और क्या कर सकते हैं? जो हम लोग फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोशिश करें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब का प्रयोग अच्छे से किया जा सके। हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग किया जा सके, सीएनजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा सके, जिससे कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। समझ में आ गया? ये सब करने की जरूरत है, तभी जाके हमारा जो परफॉर्मेंस है इन्वायरमेंट को लेकर वह इम्प्रूव। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में, आप समझ जाइए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। ओके, द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला बायो, द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन 2024 कहाँ हुआ था? सैन डियागो। ये कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए। इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट किए देखते हैं। इंडिया, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। यह यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्वाइंटली एक अलायंस बनाया। कौन सा अलायंस? द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया। ज्वाइंटली दे हैव मेड एन अलायंस। ओके, एन अलायंस, मेड एन अलायंस। उस अलायंस का नाम क्या है? द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अब ये अलायंस बनाया क्यों गया? अब आप समझ रहे हैं, 4 साल पहले क्या आया था? कोविड-19। अब कोविड-19 के कारण क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में जो मेडिसिन की जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब जो मेडिसिन का जो शॉर्टेज था बहुत ज्यादा हो गया। अब मेडिसिन लोगों को अवेलेबल ही नहीं हो पाया। अब इसके कारण बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। तो यह अलायंस इसलिए बनाया गया कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ आता है, पैंडेमिक, कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आता
उस समय कम से कम मेडिसिन का शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। तो एक कंट्री क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी जिससे कि मतलब मेडिसिन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी की जा सके अगर ऐसा कुछ पैंडेमिक फ्यूचर में आता है। कौन? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाए हैं। कहाँ पे बनाए हैं? सैन डिएगो, यूएसए में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी, इसमें इंडिया ने इस अलायंस को बनाने में काम किया है। समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेगा? जो मेडिसिन की सप्लाई को इंप्रूव करेगा, टू इंप्रूव द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, जिससे कि मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो, दवाइयों की कमी न हो जिसके कारण लोग मारे जाए अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा इवेंट आता है, लाइक पैंडेमिक आता है, कोविड-19 जैसा। समझ में आ गया? क्योंकि जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है कोविड-19 से बहुत कुछ सीखी है, बहुत लोग मारे गए हैं। और इट नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्या है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु ओन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। पहली इंडियन वुमेन है जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती है, इसलिए हमारे एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। उनका नाम क्या है? पूजा तोमर। पूजा तोमर। ये है कहां से? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से है। और ये जो इवेंट है वो हुआ कहाँ था? ल्यूशान में, ल्यूस विले में, ल्यूस विले में। कहाँ पर है? यूएसए में, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ल्यूस विले में हुआ था। जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? ल्यूस विले में, जो कहाँ पर है? यूएसए में। अब पूजा तोमर है क्या? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ये फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हैं जो कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा था द सेकेंड मार्शल आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट कौन है? इंडियन। वो भी फर्स्ट मेल है और सेकेंड इंडियन है, संग्राम सिंह। अभी ओके, 2 दिन पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि पहली इंडियन वुमेन है जो कि अल्टीमेट, जो कि जीती है द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। उनका नाम क्या है? पूजा तोमर, उत्तर प्रदेश से हैं। ओके, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? ल्यूस विले में, जो कि यूएसए में। समझ में आ गया? तो पूजा तोमर किस खेल से रिलेटेड है? ओके, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या वो? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड हैज बीन गिवन बाय द एशियन बैंकर टू हू। अभी क्वेश्चन हम अगर हम कर रहे हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसका मतलब किसी इंडियन को ही दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, किसी इंडियन को ही दिया गया हो। द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर, द एशियन बैंकर। किसको दिया गया है? सेबी को। सेबी, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? अब सेबी का काम क्या है?
मार्केट को रेगुलेट करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है उसको कम करना, उसको खत्म करना, ये सब काम किसका है? सेबी का। और जो जो सेटलमेंट का काम है उसको स्मूथ कराना और फास्ट कराना, ये सब काम किसका है? सेबी का है। और इसी काम के लिए जो एशियन बैंकर हैं, द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड हैज बीन गिवन टू द सेबी। समझ में आ गया? 100%। ओके, इसलिए क्यों दिया गया? फॉर इनहैंसिंग द framework frameworks for the security market in India, इसलिए दिया गया। और इन्होंने सेबी ने 2021 में एक T+1 सेटलमेंट लॉन्च किए थे। अब इसके तहत क्या था? जो भी सेटलमेंट था उसको बहुत स्मूथ कराया जाने लगा और बहुत फास्ट कराया जाने लगा, तो लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा, तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर बाजार में। समझ में आ गया कि लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। इन सब के कारण ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्या दिया गया? द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। फॉर इनहैंसिंग द फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, तो सिक्योरिटी मार्केट को और बेहतर बनाया जा रहा है किसके द्वारा? सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर उसको पास किया गया, वह एक एक्ट बन गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ध्यान दीजिएगा। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अब देखिए अब क्या करते हैं, अभी क्या हुआ, 18th लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने शपथ लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम, कितने मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं मैक्सिमम? अदरवाइज क्या होगा, आप सबको मिनिस्टर ही बना देंगे, सबको कोई ना कोई पोर्टफोलियो ही दे देंगे आप लोग, हो सकता ही नहीं हो सकता है। इसलिए 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर संविधान में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया कि मैक्सिमम 15% लोग जो है, लोकसभा में जितना स्ट्रेंथ है, लोकसभा में कितने लोग हैं, कितने मेंबर है लोकसभा के? 543, उसका केवल 15% लोग जो है, मैक्सिमम 15% लोग जो है वह मिनिस्टर बन सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम तो कितना ही बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 15% लोग ही उसका क्या बन सकते हैं? मिनिस्टर बन सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह इलेक्शन हुआ है। एक तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश का हुआ, सिक्किम का हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ, उड़ीसा का हुआ, तो उसमें मिनिस्टर ने शपथ लिया। ये न्यूज में बहुत ज्यादा, इसलिए पूछा जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। और लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है? लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना? 543। तो 543 में कितने मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 81 मेंबर जो है, 81 मिनिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। इसलिए अभी जो है शपथ कितने लोगों ने लिया है? 72 जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शपथ लिया। समझ में आ गया? जिसमें 30 जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, 5 जो है वह मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, और 31 जो मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? पक्का? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ध्यान दीजिएगा। और ये किसके तहत किया गया है, कब किया गया है? थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2003।
तो ध्यान दीजिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल लाकर, ओके, उसको पास कर कर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर कर, बदलाव कर कर क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि मैक्सिमम 15% जो मेंबर है टोटल स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट का, उसका 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? बताए थे ऑलरेडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम। ओके, अब इसमें जो इंडिया का रैंक, इंडिया का जो पोजीशन है वो कैसा है उसको देखते हैं। इंडिया का जो पोजीशन है 129 है आउट ऑफ 146 कंट्री इन 2024 में, ध्यान दीजिएगा। और 2023 में कितना था? 127 आउट ऑफ 146। इसके मतलब थोड़ा सा रैंक में गिरावट का कुछ तो कारण होगा। अब कोई भी जो इंडेक्स निकाला जाता है तो किसी उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के आधार पर निकाला जाता है। इसके 4 क्राइटेरिया हैं। क्या? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी। ये 4 क्राइटेरिया है, इसके बेस पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया का रैंक कितना? 129 आउट ऑफ 146। कुछ तो गड़बड़ी किसी एक क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया में हुआ होगा, 1 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, सभी में हुआ होगा। तो क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसमें थोड़ा सा कमी है। अब इसका नाम क्या? ग्लोबल जेंडर गैप। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमानता थोड़ा ज्यादा है इंडिया में। देखिए कितना है, 129 आउट ऑफ 146, असमानता थोड़ा ज्यादा है। और ये जो ज्यादा है लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। तो किसके कारण बढ़ गया? जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इंडिया में, महिलाओं को, औरतों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थोड़ा सा कम मिला है। ओके, और एजुकेशनल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी कमी आई है। इस कारण जो है इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ 146 129 हो गया। समझ में आ गया? परंतु उसी जगह पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी महिलाओं को थोड़ा ज्यादा मिला है, हेल्थ और सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी भी थोड़ा ज्यादा अच्छा से मिला है। ये सब कैसे होता है? जब गवर्नमेंट कोई योजना लॉन्च करता है उसके तहत अगर महिलाओं पे ज्यादा करके फोकस किया जाए तो डेफिनेटली हम जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। समझ में आ गया? पक्का? होता क्या है, कोई अगर एक जॉब है, उस एक जॉब को अगर कोई आदमी करता है तो उसको सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलती है, अगर उसी काम को अगर औरत करती है या महिला करती है तो थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है। एक तरीके से क्या है, यह जेंडर गैप है, एक तरीके से असमानता है। समझ में आ गया? जेंडर इनइक्वालिटी। पक्का समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए। ये कौन सा है? 8th न्यूज है, 8वां। नेक्स्ट है नागी एंड नक्ती। नागी एंड नक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये न्यूज में क्यों है? नागी और नक्ती को अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। नागी एंड नक्ती को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड
नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है कहाँ? बिहार में। ओके, अब बिहार में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए जो कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। एक कांवर हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब दूसरा कौन सा है? नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड तीसरा कौन सा है? नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और इसको डिक्लेयर क्या किया गया? रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? उन सभी वेटलैंडों को, मतलब जो वेटलैंड्स हैं उनको दिया जाता है रामसर साइट, जो कि वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेटलैंड का मतलब क्या हो गया? रिवर हो गया, मार्सेस हो गया, ओके, लेक्स हो गए, ये सब उनको क्या करते हैं? वेटलैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। समझ में आ गया? और रामसर साइट कब से डिक्लेयर किए जाने लगा? रामसर जो है एक सिटी है ईरान के अंदर। 1971 में वहां पे रामसर साइट में, रामसर में क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड के जो वेटलैंड है उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन। अब उसके तहत होता क्या है? जो वर्ल्ड में वेटलैंड्स है उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा रामसर साइट। अब इंडिया में टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 82 रामसर साइट्स हो गए। तो कितने? 82 रामसर साइट। लास्ट क्या है? चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। रिपोर्ट, ओके, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? अब चाइल्ड से रिलेटेड है, इसका मतलब यूनिसेफ करेगा आराम से। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, यूनिसेफ करेगा। इसमें बताया क्या गया? वर्ल्ड में जितने चिल्ड्रन हैं जो कि अंडर 5 ईयर, उसमें से 27% जो चिल्ड्रन है वह फूड पॉवर्टी से ग्रसित है, फूड पॉवर्टी से परेशान है। खाना तो मिलता है खाने के लिए, पर प्रॉब्लम क्या है? उस खाने में न्यूट्रिशन नहीं। जब न्यूट्रिशन नहीं होता है तो बच्चे का जो ब्रेन है वह अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, तो वह कंट्री के लिए क्या है? ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, वह एक तरीके से बोझ बन जाता है कंट्री पर। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है खाने में बच्चों को खाने के साथ साथ, पेट भरने के साथ साथ न्यूट्रिशन वाला खाना देना चाहिए। पक्का? तो 27% लोग जो हैं वह क्या है? वह परेशान है। 27% जो बच्चे हैं जो अंडर 5 ईयर्स हैं वो परेशान है किससे? फूड पॉवर्टी से। उनके खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं। समझ में आ गया? और ये अधिक से अधिक किस एरिया में हो रहा है? किस कंट्री में हो रहा है? जैसे अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। इवन चाइना में भी है, वहां पे खाना तो मिल रहा है, तो खाने में क्या है? न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप यही यूरोप में चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ, तो उनके खाने में न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? इसलिए उनके बच्चों का ब्रेन का विकास है वो अच्छे से हो पाता है। यही और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से देख लीजिएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो, ये रिवीजन क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे अच्छे जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।